हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सेक्शन 64 से आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो सेक्शन 64 क्या बात करता है? सेक्शन 64 बात करता है रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं, जो कि सेक्शन 64 पे आधारित है। सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ द सेक्शन 60 shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given option A an oral warning before the village panchayat, option B to the party in whose position or power the document is, or to his advocate or representative such notice to produce it as prescribed by law, option C a written declaration to the local police station, option D a public notice at least two डेली न्यूज़पेपर। तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू द पार्टी इन हुज पोजीशन और पावर द डॉक्यूमेंट इज, और टू हिज एडवोकेट और रिप्रेजेंटेटिव सच नोटिस टू प्रोड्यूस इट इज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके अपोनेंट के पास है तो आप सीधे फोटोकॉपी लेकर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। पहले आपको उन्हें या उनके लॉयर को फॉर्मल लीगल नोटिस देना होगा, दैट इज नोटिस टू प्रोड्यूस, और ओरिजिनल को कोर्ट में लाने के लिए कहना होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 64, इफ नो नोटिस टू प्रोड्यूस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, देन द पार्टी मस्ट गिव option A no notice whatsoever, option B such notice as the court consider reasonable under the circumstances of the case, option C a minimum of 30 days statutory notice invariably, option D an automated digital alert via computer resource। तुम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सच नोटिस एज द कोर्ट कंसिडर रीजनेबल अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर रिटर्न लॉ ये नहीं बताता है कि नोटिस कितने दिन पहले देना है, तो जज केस की फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखकर तय करेगा कि कितना समय फेयर और प्रैक्टिकल था। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। अंडर द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 64, notice to produce shall not be required when the document to be proved is, option A public document within the meaning of section 74, option B itself a notice, option C an electronic record stored in computer system, option D a private contract between family members। हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इज इटसेल्फ अ नोटिस। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नोटिस टू प्रोड्यूस करने के लिए फिर से नोटिस भेजना जरूरी नहीं है। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपने पहले ही वार्निंग लेटर भेजा था, तो दूसरा वार्निंग लेटर भेजने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। नोटिस टू प्रोड्यूस इज डिस्पेंस्ड विथ अंडर सेक्शन 64 क्लॉज बी व्हेन फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस, ऑप्शन ए the original is too heavy to move easily, option B the adverse party must know that he will be required to produce it, option C the document is written in a foreign language, option D the court has already taken judicial notice of it। तुम लोग जाने इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, the adverse party must know that he will be required to produce it। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर पूरा लॉसूट ऐसे डॉक्यूमेंट पे आधारित है जो केवल ओपोनेंट के पास है, तो ये पहले से स्पष्ट है कि उसे वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाना होगा, इसलिए अलग से फॉर्मल नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 61, नोटिस टू प्रोड्यूस इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 64 क्लॉज सी when it appears or it is proved that the adverse party has obtained possession of the original by, option A lawful inheritance or succession, option B fraud or force, option C ordinary course of commercial activities, option D mistake or accidental transfer। तो हम लोग जाने इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉड और फोर्स। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
अगर आपके अपोनेंट के ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे चुराया है या चीटिंग करके अपने पास रखा है, तो लॉ आपको पहले नोटिस टू प्रोड्यूस भेजने के लिए मजबूर नहीं करेगा। आप सीधे सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए हम लोग सेक्शन 62 क्वेश्चन नंबर 62 की ओर देखते हैं। अंडर सेक्शन 64 clause D, a party is excused from giving notice to produce it. Option A, the document is certified by the expert witness. Option B, the adverse party or the option A, the document is certified by the expert witness. Option B, the adverse party or his agent has the original in the court. Option C, the original consists of numerous account. Option D, the document is printed by a uniform process. तुम लोग जाने इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज ओरिजिनल इन अ कोर्ट। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके ओपोनेंट या उसके लॉयर के पास उसी समय कोर्ट रूम में मौजूद है, तो पहले से नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। जज सीधे उन्हें वह डॉक्यूमेंट निकालकर पेश करने के लिए कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, a notice to produce is dispensed with under section 64 clause E when पहला ऑप्शन the original is stored sequentially in multiple files. Option B, the adverse party or his agent has admitted the loss of the document. Option C, the author of the document cannot be found. Option D, the document is more than 20 years old. तुम लोग जाने इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, the adverse party or his agent has admitted the loss of the document. आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर आपका ओपोनेंट कोर्ट में खुद ये एडमिट कर ले, हाँ मेरे पास ओरिजिनल था लेकिन वो खो गया, तो नोटिस टू प्रोड्यूस देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में आप तुरंत अपनी कॉपी पेश कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। Under section 64 clause F, no notice to produce is required when the person in possession of the document is option A public officer notified in the official gazette. Option B, out of reach of or not subject to the process of the court. Option C, a representative in interest who resides locally. Option D, willingly to testify as an expert witness. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, out of reach of or not subject to the process of the court. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर डॉक्यूमेंट रखने वाला व्यक्ति किसी विदेशी देश में रहता है या ऐसी जगह छिपा हुआ है जहां तक कोर्ट के आदेश नहीं पहुंच सकता, तो नोटिस देना संभव नहीं है। इसलिए लॉ आपको सीधे सेकेंडरी एविडेंस पेश करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 भी है और सेक्शन 65 भी है। तो हम लोग सेक्शन 65 देखते हैं। सेक्शन 65 क्या कह रहा है? प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन alleged टू हैव बीन साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। इफ अ डॉक्यूमेंट इज alleged टू बी साइंड और हैव बीन रिटन होली और इन पार्ट बाय एनी पर्सन, व्हाट मस्ट बी प्रूव इन हिज हैंडराइटिंग। पहला ऑप्शन है द इंटायर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चरल टेम्पलेट। ऑप्शन बी, द सिग्नेचर ऑफ और द हैंडराइटिंग और सो मच ऑफ द डॉक्यूमेंट एज इज alleged टू बी इन द पर्सन's हैंडराइटिंग। ऑप्शन सी, only the dates and formal series marked inscribed on it. Option D, the official stamps affixed by the recording authority. तुम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द सिग्नेचर और द हैंडराइटिंग ऑफ सो मच ऑफ द डॉक्यूमेंट एज इज alleged टू बी इन पर्सन's हैंडराइटिंग। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर अगर आप कोर्ट में ये दावा करते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई लेटर लिखा या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, तो आपको ये साबित करना होगा कि वो सिग्नेचर या वही हैंड रिटन पोर्शन उस व्यक्ति का है। दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए हिस्से को साबित करने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। Section 65 applies when a document is alleged to be signed or written by any person. Option A, in the presence of a judicial magistrate exclusively. Option B, wholly or in part. Option C, only when attested by two independent witnesses. Option D, through a digital or automated computer mechanism.
तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा होली और इन पार्ट। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति ने पूरा डॉक्यूमेंट अपने हाथ से लिखा था या केवल किसी प्रिंटेड फॉर्म पर छोटा सा नोट लिखकर या नीचे सिग्नेचर करके गया था। जो भी हैंड रिटन पार्ट आप उसके नाम से जोड़ रहे हैं उसे आपको प्रूफ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 67, और ये अब बात करता है सेक्शन 66 से। सेक्शन 66 क्या है? प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्रूफ के बारे में सेक्शन 66 बात करता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 66 द रिक्वायरमेंट टू प्रूव दैट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बिलोंग्स टू अ सब्सक्राइबर अप्लाइज एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ऑप्शन ए डिजिटल सर्टिफिकेट इशूड बाय फॉरेन अथॉरिटी, ऑप्शन बी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ऑप्शन सी सिस्टम जनरेटेड एल्गोरिथम की, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वेरीफाइड बाय अ नोटरी पब्लिक। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, यानी वो विशेष और विश्वसनीय सिक्योरिटीज टेक्नोलॉजी से सुरक्षित है, तो लॉ उसे अपने आप जेन्युइन मानता है। लेकिन अगर वो ऑर्डिनरी या नॉन सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर है तो उसे प्रूफ करना होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66, इफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी सब्सक्राइबर इज alleged to have been affixed to an electronic record, what must be the proved? Option A, the commercial value of the underlying electronic record. Option B, the fact that such electronic signature is the electronic signature of the subscriber. Option C, the location of the computer resource at the time of affixation. Option D, the specific software version to be used to generate the key. तो हम लोग जाने इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द फैक्ट दैट सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर। क्वेश्चन नंबर 68 का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर आप कोर्ट में कोई डिजिटल रिकॉर्ड लाकर कहते हैं देखिए इस व्यक्ति ने इस फाइल पर डिजिटल सिग्नेचर किया है, तो आपको ये साबित करना होगा वो डिजिटल सिग्नेचर उस व्यक्ति का है जब तक कि वो सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर ना हो। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 66 explicitly uses the term to describe the person whose electronic signature is alleged to have been affixed as option A electronic creator, option B subscriber, option C system administrator, option D digital author। तो हम लोग जाने इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सब्सक्राइबर। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉ सब्सक्राइबर शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए करता है जिसके नाम पर डिजिटल सिग्नेचर जारी की जाती है और उस डिजिटल सिग्नेचर का वो एक्चुअल में वास्तविक धारक होता है, मीन्स वो पर्सन उसे होल्ड करता है। आइए अब हम लोग सेक्शन 67 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 67 प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अंटिल ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए the original writer gives an oral statement in the court. Option B, one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution. Option C, a handwriting expert certifies the signature on it. Option D, it is published in the official gazette. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वन अटेस्टिंग विटनेस एट लीस्ट हैज बीन कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जैसे गिफ्ट डेट या विल ऐसे होते हैं जिसमें लॉ के अनुसार अटेस्टिंग विटनेस के सिग्नेचर की जरूरत होती है। ऐसे डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रूफ करने के लिए कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में बुलाना होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 67 द रिक्वायरमेंट टू कॉल एट least one attesting witness to prove execution applies if there
there be an attesting witness, option A, residing within the territorial jurisdiction of the local police station, option B, alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence, option C, who was present at the time of drafting the template, option D, who is completely independent of both litigating parties. ऑप्शन बी, जो हम लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वो है अलाइव एंड सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट एंड कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में तभी बुलाना जरूरी है जब वो जिंदा हो, कोर्ट की पहुंच में हो और मेंटली और फिजिकली फिट हो। अगर वो मर चुका है, गायब है या उपलब्ध नहीं है तो तो अलग नियम लागू होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 67, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस इन प्रूफ ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड इट इज नॉट अ, ऑप्शन ए सेल डीड, ऑप्शन बी विल, ऑप्शन सी मॉर्गेज डीड, ऑप्शन डी लीज एग्रीमेंट। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विल को लॉ बहुत ही सावधानी से देखता है व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्योंकि वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्रभावी होता है, इसलिए रजिस्टर्ड विल होने के बावजूद भी उसे प्रूफ करने के लिए अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी होगा, लेकिन अन्य रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में अक्सर ऐसा जरूरी नहीं होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। अंडर द प्रोवाइजो टू सेक्शन 67, an attesting witness need not to be called for a document registered under the Indian Registration Act 1908 unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is, option A, verified by notary public, option B, specifically denied, ऑप्शन सी एडमिटेड इन राइटिंग बिफोरहैंड, ऑप्शन डी डन आउटसाइड इंडिया। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होगा स्पेसिफिकली डिनाइड। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट विल को छोड़कर ऑफिशियली रजिस्टर्ड है तो कोर्ट उसे समानतः जेन्युइन मानती है। अटेस्टिंग विटनेस को तभी बुलाना पड़ेगा जब दूसरी पार्टी साफ साफ कहे कि मैंने इस पर साइन नहीं किया है और ये फॉर्जरी है। आइए अब हम लोग सेक्शन 68 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 68 क्या बात करता है? प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, मीन्स जहां पे अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिलता है तब उसके बारे में बात करता है सेक्शन 68। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 68, इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, व्हाट डुअल रिक्वायरमेंट मस्ट बी प्रूव्ड? Option A, that the entire document was typed by a certified typist and stamped by a government officer. Option B, that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting and that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person. Option C, that the document was stored in a secure electronic form and verified by a public notary. Option D, that the oral evidence confirms that the transaction and the document is 20 years old. तो हम लोग जहां इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, that the attestation of one attesting witness is at least in his handwriting and the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 का। अगर सभी अटेस्टिंग विटनेस मर चुके हैं, गायब हैं या मिल नहीं रहे हैं तो लॉ आपको हैंडराइटिंग एविडेंस से दो बातें प्रूफ करने की अनुमति देता है। पहला, कम से कम एक विटनेस का सिग्नेचर असली है और दूसरा, एग्जीक्वेंट का भी सिग्नेचर असली है। मीन्स यहाँ पे जो है अटेस्टिंग विटनेस, एक अटेस्टिंग विटनेस का सिग्नेचर असली है और जो एग्जीक्वेंट है, जो सिग्नेचर कर रहा है उस डॉक्यूमेंट पे, मतलब जो बनाने वाला पार्टी है, उसका भी सिग्नेचर असली है यानी जेन्युइन है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 68 स्टेट्स दैट
When no attesting witness can be found, it must be proved that the attestation of how many attesting witness is in handwriting. Option A, all the attesting witness collectively. Option B, one attesting witness. Option C, at least two independent attesting witness. Option D, no witness handwriting needs to be proved. तो हम लोग जान इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन अटेस्टिंग विटनेस एटलीस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 75 को हम लोग आंसर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपको हर अटेस्टिंग विटनेस के हैंडराइटिंग प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक अटेस्टिंग विटनेस के ऑथेंटिक सिग्नेचर को प्रूफ करना पर्याप्त है। आइए अब हम लोग सेक्शन 69 की ओर बढ़ते हैं और उसके एमसीक्यू को देखते हैं। सेक्शन 69, एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। अंडर सेक्शन 69, द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन एज अगेंस्ट। ऑप्शन ए, ऑल द थर्ड पार्टी विटनेस कलेक्टिवली। ऑप्शन बी, हिम। ऑप्शन सी, द स्टेट अथॉरिटीज एक्सक्लूसिवली। ऑप्शन डी, द कोर एयर्स एंड सक्सेसर ओनली। हम लोग इसका जानते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिम। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में खुद स्वीकार कर ले, हाँ मैंने इस डॉक्यूमेंट को साइन और एग्जीक्यूट किया है, तो उसके खिलाफ अलग से प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है, उसका एडमिशन ही पर्याप्त होता है। मीन्स उसका एडमिशन ही सफिशिएंट हो जाता है उसके अगेंस्ट। तो इसलिए इसका आंसर होगा हिम, अगेंस्ट दैट पर्सन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। According to section 69, an admission of execution by a party is sufficient proof against him. Option B, only if the original document is lost or destroyed. Option B, though it to be a document required by law to be attested. Option C, provided it is corroborated by an independent handwriting expert. Option C, except in the cases of registered will or a gift deed. तो हम लोग जाने इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, though it to be a document required by law to be attested. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नॉर्मली जिन डॉक्यूमेंट में अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत होती है, उन्हें प्रूफ करने के लिए विटनेस को बुलाना पड़ता है, लेकिन अगर एग्जीक्यूटेंट खुद एडमिट कर ले तो वो अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं रह जाती है। आइए अब हम लोग सेक्शन 70 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज एग्जीक्यूशन। मीन्स सेक्शन 70 जो बात कर रहा है जब अटेस्टिंग विटनेस एग्जीक्यूशन को डिनाई करता है। क्वेश्चन नंबर 78, अंडर सेक्शन 70, if attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by option A, no other method whatsoever. Option B, other evidence. Option C, primary evidence exclusively. Option D, the summary dismissal of the lawsuit. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द अदर एविडेंस। तो आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कभी कभी अटेस्टिंग विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है और कह देता है मैंने साइन नहीं किया, या बहुत समय बीत जाने के कारण उसे कुछ याद नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में लॉ आपको दूसरे प्रकार के एविडेंस जैसे वीडियो, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट या आई विटनेस से डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 79, सेक्शन 70 applies to a situation where an attesting witness to a document। मीन्स ये कह रहा है सेक्शन 70 applies to a situation where an attesting witness to a document, options है, is declared out of reach of the process of the court. Option B, denies or does not recollect execution of the document. Option C,
dies before the commencement of the trial proceeding, option D refuses to sign the summons issued by the court। तो हम लोग जाने इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, denies or does not recollect the execution of the document। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये सेक्शन दो स्थितियों को कवर करता है। पहला, जब विटनेस साफ साफ कहता है कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। दूसरा, जब वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। Question number 80. Which of the following statements is correct according to section 70? Option A. A document cannot be proved if attesting witness fails to recollect its execution. Option B. If the attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence. Option C. The denial of the attesting witness renders the document conclusively void. Option D. The court must compel the witness to remember under threats of penalty. तुम लोग जाने इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट्स एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस सेक्शन में मे शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट आपको अल्टरनेटिव मेथड से डॉक्यूमेंट प्रूफ करने की अनुमति दे सकता है। अगर प्राइमरी विटनेस सहयोग नहीं करता तो आप दूसरे रिलायबल एविडेंस का सहारा ले सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। मीन्स सेक्शन नंबर 71 में बढ़ते हैं। सेक्शन 71 क्या कह रहा है? प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 81, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड। ऑप्शंस हैं only by calling at least two attesting witness, option B as if it was unattested, option C exclusively through a certified copy of public record, option D by a summary statement of the handwriting expert only। तो हम लोग जाने इसका करेक्ट आंसर होगा as if it was unattested। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कई बार लोग इसे सिंपल रिसीट या रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट पर केवल अतिरिक्त सुरक्षा के लिए विटनेस से साइन करवा लेते हैं, जबकि लॉ इसका कोई डिमांड नहीं करता। ऐसे डॉक्यूमेंट को बाद में प्रूफ करने के लिए विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि पहले ही लॉ से विटनेस का डिमांड नहीं कर रहा था, लोग तो अपने मर्जी से करवा लिए थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। Section 71 applies specifically to a document that is, option A, required by law to be registered but not signed, option B, an attested document not required by law to be attested, option C, a public document within the meaning of section 74, option D, an electronic record requiring a secure electronic signature। तुम लोग जाने इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, an attested document not required by law to be attested। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह सेक्शन उस स्थिति पर लागू होता है जहां किसी डॉक्यूमेंट पर अटेस्टिंग विटनेस के सिग्नेचर तो हैं, लेकिन किसी इंडियन लॉ ने उसे अनिवार्य नहीं बनाया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following describes the correct legal position under section 71 regarding an attested document not required by law to be attested? ऑप्शन है ऑप्शन ए, it cannot be used as evidence under any circumstance, option B, it may be proved as if it was unattested, option C, it must be certified by a judicial magistrate before admission, option D, it requires a minimum of one attesting witness to be called if alive। तो हम लोग जान रहे हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इट मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉ कहता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट
ऐसे प्रूफ किया जा सकता है जैसे वो अनअटेस्टेड हो, यानी आपको विटनेस को कोर्ट में बुलाने की जरूरत नहीं है, केवल राइटर या सिग्नेचर को प्रूफ करना पर्याप्त होगा। अब हम लोग सेक्शन 72 को ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 72, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, हैंडराइटिंग और सील विथ अदर्स एडमिटेड और प्रूव्ड। अब हम लोग इसका एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, अंडर सेक्शन 72 क्लॉज 1, इन ऑर्डर टू असरटेन वेदर अ सिग्नेचर, हैंडराइटिंग और सील इज दैट ऑफ ए पर्सन बाय whom it purports to have been written or made, any signature, writing or seal admitted or proved to be satisfaction of the court to have been written or made by that person may be। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, sent to the local police station for standard verification, option B, compared with one which is to be proved, option C, disregarded unless certified by foreign laboratory, option D, destroyed after final arguments of the case। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, compared with the one which is to be proved। अगर ये विवाद हो कि कोई सिग्नेचर या हैंडराइटिंग किसी व्यक्ति का है या नहीं, तो जज किसी ऐसे सैंपल हैंडराइटिंग या सिग्नेचर से उसकी तुलना कर सकता है जो पहले से 100% प्रूव्ड हो। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 क्लॉज 1, a signature, writing or a seal may be used for comparison, although that signature, writing or seal, option A, has been stolen from the custody of the opposite party, option B, has not been produced or proved for any other purpose, option C, is written in an ancient unrecognized script, option D, belongs to a person who is out of the reach or the process of the court। ऑप्शन हम लोग जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड और प्रूव्ड फॉर एनी अदर पर्पस। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी हैंडराइटिंग सैंपल को केवल कंपैरिजन के उद्देश्य से कोर्ट में लाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मुख्य केस का महत्वपूर्ण एविडेंस हो। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 72 clause 2, the court may direct any person present in the court to write any words or figures for the purpose of, option A, recording their formal statement under oath, option B, enabling the court to compare the words or figures so written with any words or figures alleged to have been written by such person, option C, verifying their mental capability and educational status, option D, testing the speed and clarity of their handwriting। हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, enabling the court to compare the words or figures so written with any words or figures alleged to have been written by such person। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जज कोर्ट में मौजूद किसी भी व्यक्ति से यह कह सकता है कि ये पेन लो और इस शब्द पर और इस कागज पर ये शब्द लिखो। इसका उद्देश्य उस हैंडराइटिंग की तुलना विवादित हैंडराइटिंग से करना होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 72 क्लॉज 3, दिस सेक्शन अप्लाइज आल्सो विद any necessary modification to, option A, digital or electronic sound recordings, option B, finger impression, option C, footprints found at the scene of the crime, option D, photographic image of the accused person। तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिंगर इंप्रेशंस। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये सेक्शन स्पष्ट करता है कि ये नियम केवल हैंडराइटिंग और सिग्नेचर पर ही नहीं बल्कि फिंगरप्रिंट्स पर भी लागू होता है। कोर्ट डिस्प्यूटेड फिंगरप्रिंट की तुलना अनडिस्प्यूटेड फिंगरप्रिंट से कर सकता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। 88 जो डील करता है वो है सेक्शन 73 से। सेक्शन 73 बात करता है प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ये डिजिटल सिग्नेचर के प्रूफ के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 88, under section 73 clause A, in order to ascertain where a digital signature is that of a person by whom it purports to have been affixed, the court may direct that person or the systematic network engineer or the hardware manufacturer, option B, the controller or certifying authority to produce digital signature certificate, option C, the local police authorizes to seize the computer resource,
ऑप्शन डी द इंटरमीडियरी टू डिलीट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड परमानेंटली। तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द कंट्रोलर और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर ये विवाद हो कि कोई डिजिटल सिग्नेचर वास्तव में किसका है, तो जज उस व्यक्ति, कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कोर्ट में प्रोड्यूस करने का आदेश दे सकता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 क्लॉज बी, द कोर्ट में डायरेक्ट एनी अदर पर्सन टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर purported to have been affixed by that person by option A, examining the physical keyboard used to type the password, option B, applying the public key listed in the digital signature certificate, option C, comparing the biometric detail of the subscriber manually, option D, decoding the binary source of the operating system। हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्लाइंग द पब्लिक की लिस्टेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, डिजिटल सिग्नेचर एक विशेष मैथमेटिकल लॉक एंड की सिस्टम की तरह काम करता है। जज किसी एक्सपर्ट से पब्लिक की मदद से ये जांच करवा सकता है कि वो डिजिटल सिग्नेचर सही तरीके से मैच करता है या नहीं करता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। Section 73 applies specifically when the court needs to ascertain whether a digital signature has, option A, has any commercial value under the data transaction contract, option B, is that of a person by whom it purports to have been affixed, option C, was generated using an open source software application, option D, is stored sequentially on a secure computer network। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, is that of a person by whom it purports to have been affixed। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह सेक्शन तभी लागू होता है जब कोर्ट में किसी डिजिटल सिग्नेचर की आइडेंटिटी को लेकर विवाद हो, यानी कोर्ट को यह तय करना हो कि वो डिजिटल सिग्नेचर वास्तव में उस व्यक्ति ने ही किया था या नहीं। तो थैंक यू गाइस, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। हम लोगों का सेक्शन 73 तक का एमसीक्यू हो चुका है इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन 74 से एमसीक्यू जो है बीएसए का वो कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।